हेलो बेटा, एक और मोल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 3 लीटर मिक्सचर दे रखा है। देखिए 3 लीटर मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है? प्रोपेन का और दूसरा ब्यूटेन का ना। इसका कंप्लीट कंबशन करवा रहा है, कंप्लीट कंबशन करा रहा है। तो इससे हमें मिल रहा है 10 लीटर CO2 मिल रही है। ठीक है ना, 10 लीटर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिल रही है? CO2 मिल रही है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन मिक्सचर, यानी मिक्सचर में कितना लीटर, यानी कि ये 10 लीटर मान लो मिक्सचर है। 10 लीटर नहीं, 3 लीटर मिक्सचर है यहाँ पर। इस 3 लीटर मिक्सचर में कितना लीटर तो प्रोपेन है और कितना लीटर ब्यूटेन है, ये अपन को बताना है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें वॉल्यूम बताना है। तो हमें क्या दे रखा है? देखो प्रोपेन का C3H8 प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इन दोनों का वॉल्यूम कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दिया गया 3 लीटर दिया गया। ठीक है ना। तो हम इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा ना कि लेट, यहां पे हमने मान लिया कि लेट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का वॉल्यूम जो है हम x लीटर मान लेते हैं। ठीक है। तो यहां पे ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का कितना जाएगा? अब देखो टोटल कितना, दोनों का कितना है? 3 लीटर दे रखा है ना, दोनों का 3 लीटर दिया गया। अब 3 में से क्या करो, इसमें x माइनस कर दो, तो 3 माइनस x लीटर किसका वॉल्यूम आ जाएगा? ये ब्यूटेन का, ये हमने मान लिया। अब करेंगे क्या? दोनों का कंप्लीट कंबशन करा रहा है, तो दोनों की कंप्लीट कंबशन की यहाँ पे इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो प्रोपेन का सबसे पहले हम प्रोपेन का कंबशन करा लेते हैं। C3H8 प्रोपेन है। अच्छा, कंबशन क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको बर्न किया जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में CO2 प्लस H2O हमें मिलता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? CO2 गैस मिलेगी प्लस साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा? H2O लिक्विड मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे कर लेंगे? यहाँ पे देखो 3 कार्बन दिया गया है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद कार्बन के बाद किसको बैलेंस करोगे आप लोग? हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे हम लोग? 4 लगा देंगे। ठीक है। देन इसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 4 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिंपली 5 आ जाएगा ना। 5 मोल ऑक्सीजन के इसमें होंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद तो इसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे प्रोपेन कितना माना था हमने? x लीटर माना था, तो यहां पर हमें CO2 कितना मिलेगा? 3 इंटू x लीटर मिलेगा ना, CO2 का वॉल्यूम है 24। ठीक है। ऐसे ही आप प्रोपेन के बाद में आप ब्यूटेन का कंबशन इक्वेशन इसमें देख सकते हो। तो ब्यूटेन का कंबशन इक्वेशन क्या जाएगा? C4H10 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें? CO2 प्लस H2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है। तो अब देखिए आप लोग इसमें इसको बैलेंस कर लीजिए। कार्बन कितना है? 4 है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे? 4। हाइड्रोजन कितना है? 10 है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे? 5। इसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 दूनी 8 प्लस 5 यानी 13 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13/2 ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका वॉल्यूम हमने कितना माना था? ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना है? 3 माइनस x लीटर है ना। तो इसका ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना है? 3 माइनस x लीटर। तो ध्यान रखना ब्यूटेन का 1 मोल है, 1 मोल से कितना मोल CO2 बन रहा है? 4 मोल CO2 बन रहा है। तो 3 माइनस x से कितना बनेगा? 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, यानी कि 4 इंटू 3 माइनस जो x लीटर है वो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे CO2 गैस मिलेगी यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए यही देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब दोनों का कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं हम, तो हमें 10 लीटर CO2 मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं बात करूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देखें तो 10 लीटर CO2 मिल रहा है ना। तो CO2 हमें मिला क्या है? क्वेश्चन की स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखिए ना, जब कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं तो कितना CO2 मिला है हमें? 3x लीटर, और यहाँ पे 4 इंटू 3 माइनस x लीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देना यहाँ पे? 3x प्लस 4 इंटू 4 इंटू 3 माइनस x बराबर किसके बराबर है? ये 10 के बराबर है। 10 लीटर CO2 ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जबकि हमने इक्वेशन के हिसाब से ये वाला वॉल्यूम निकाला है। CO2 का 3x लीटर और इसका 4 इंटू 3 माइनस x लीटर, और वो किसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से? 10 लीटर के बराबर है। तो इसको आप सोल्व करिए इस इक्वेशन। तो 3x प्लस 12 माइनस 4x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसको और हम आगे सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा ये? देखिए 12 माइनस 10, और ये कितना बचेगा यहाँ पे? इसको जैसे सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ पे ना। इसमें तो माइनस x बचेगा, उधर आ जाएंगे प्लस का हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 2 आ गया हमारे पास। ठीक है ना। x का वैल्यू आ गया 2 लीटर, यानी x हमने किसका वॉल्यूम माना था? हमने x माना था किसका? प्रोपेन का। तो प्रोपेन का वॉल्यूम तो कितना हो गया यहाँ पे? ठीक है, ये किसका है? वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन।
ठीक है ना। अब ऐसे ही हम लोग निकालेंगे किसका, ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना आएगा, आप इसमें से माइनस कर दीजिए, ब्यूटेन का कितना माना था हमने 3 - x, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 - 2 कर दीजिए, कितना आएगा 1 लीटर। तो जो हमारे पास 3 लीटर मिक्सचर है, इस 3 लीटर मिक्सचर के अंदर यहाँ पे देखिए 2 लीटर हमारे पास प्रोपेन है और 1 लीटर क्या होगा इसमें, ब्यूटेन होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल है, ये एक बार पूछा था 2-3 साल पहले, आई थिंक ये नीट में आया हुआ सवाल है ये वाला है, कि उसमें अलग अलग वॉल्यूम पूछा गया था कि ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना है और प्रोपेन का वॉल्यूम कितना है। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए एक बार इसको, सिंपल सवाल था एकदम, बहुत इजी। देखिए मॉल कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का। यदि हम बात करें मोल के अंदर, क्योंकि मोल जो है पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं घूमता रहता है, तो मोस्टली टाइम बार बार रिवाइज होता है रहता है फिजिकल के सारे चैप्टर्स के अंदर है जो मोल है जो, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मोल है जो। और मोल में आजकल का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, जहां से नीट में और जेईई में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर इसमें एक तो स्टाइकोमेट्री पे क्वेश्चन आते हैं, स्टाइकोमेट्री और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह यूज करके इस पे सवाल आता है। दूसरा इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह जो है उस पर भी काफी मोस्टली टाइम सवाल आता है ना। इसमें दे देगा सबका सारे एलिमेंट का परसेंटेज मास वगैरह दे देगा इसमें, और फिर उसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस टाइप से पूछता है। तीसरी टाइप की जो इसमें कैटेगरी रहती है वो इसमें आते हैं, ये सिंपल आपको दे देगा कि मोल से मास निकलवाना, मास से मोल पूछ लिया, नंबर दे दिया है ना, एटम का नंबर दे दिया, उससे आपको मोल निकलवा लिया, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है ना, ऐसे 3-4 ऑप्शन बना देगा। तो ये 3-4 कैटेगरी है स्पेशली मोल में, इन्हीं के इर्द गिर्द है जो चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई का एग्जाम हो, उनमें सवाल ये घूमते हैं, ठीक है ना, पूरे मोल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिए इसको नोट, बाकी और देखते हैं आगे और कोई टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ तो बेटा कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं, इनमें देखिए SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ये देखो, इसमें ये वाला जो है यहाँ पर ये आपको दिया गया, ये विनाइल क्लोराइड दे रखा है, ये यहाँ पे 2 डिग्री क्लोराइड हो गया, और ये वाला एलाइल क्लोराइड दिया गया है, और ये वाला क्या है इसमें बेंजाइल क्लोराइड है, और ये एक 3 डिग्री हैलाइड है, नहीं 3 डिग्री क्लोराइड है, और ये वाला क्या है इथाइल क्लोराइड हो गया। इस सवाल में आपको है ना SN1 और SN2 दोनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता रहा है, ठीक है, यानी SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। दूसरा इसमें आपको SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको निकालना है। देखिए बेटा जी ये सवाल तब तक सोल्व नहीं होगा, इसमें आपको एक है ना एक माइनर सा कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। वो कंसेप्ट ये होता है, इसमें मैं थोड़ा सा इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए ध्यान देना। एक आपका देखिए एक ये जो बेंजाइल क्लोराइड है ना, ये वाला इधर बना देता हूं, जो बेंजाइल क्लोराइड है आपका ये वाला, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, और एक है हमारा ये एलाइल क्लोराइड, और दूसरा इसमें कोई भी ले लो, एक सिंपल हैलाइड ले लो ये वाला। अब इनमें यदि हम बात करें ना, तो इनमें क्या होता है कि बेंजाइल क्लोराइड के अंदर देखो हमेशा जो SN1 की रिएक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम इसका SN1 का ऑर्डर निकालते हैं, तो SN1 का ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें एलाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये तो क्या है इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो यदि हम बात करें SN1 की रिएक्टिविटी, तो SN1 की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है ना इस वाले केस में, तो वो यही आता है इसमें, ये वाला आएगा, इसकी सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इसको क्या मिलेगी, इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी ना भाई। रेजोनेंस स्टेबिलिटी किसको मिलेगी सबसे ज्यादा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको मिल रही सबसे ज्यादा, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण बेंजाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो SN1 की रिएक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी। तो यहां पर अपन बात करें तो SN1 जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो तो ये आ जाएगा सबसे ज्यादा इसका, देन फिर इसका, और इसका सबसे कम SN1 रिएक्टिविटी, ठीक है ना, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर। लेकिन जब हम जनरली केस में क्या होता है कि जो SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है, देखिए ऐसे समझो आप कि SN1 जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायन, ये होता है नहीं होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रपोर्शनल। लेकिन SN2 का जो रिएक्टिविटी होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो SN2 की मैकेनिज्म हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, वहां एक पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट उसमें बनती है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ पेंटावैलेंट, स्टेबिलिटी ऑफ पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो ओवर क्राउडिंग के है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इन दो बातों पे SN2 की रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है। समझ रही बात आपको ये। अब इस वाले केस में मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर SN1 का आएगा सेम ऑर्डर ही SN2 का आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर इस जो ये बेंजाइल जो क्लोराइड है, इस बेंजाइल क्लोराइड के केस में यहां पर जो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, उसको यहां पे जो रेजोनेंस है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा यहां पर जो, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो ऑर्डर SN1 की रिएक्टिविटी का आ रहा है, सेम ऑर्डर यहां पे SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही आएगा। ठीक है ना, सेम जो ऑर्डर है इसमें SN2 की रिएक्टिविटी का आ जाएगा, SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर। उसका रीजन ये है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी बनेगी, जो पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसको रेजोनेंस क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। तो ये वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आइए चलो देखते हैं SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा होता है इस वाले केस में। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, देखिए बेंजाइल क्लोराइड की सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो D सबसे आगे आएगा, देन उसके बाद में कौन आएगा, फिर ये एलाइल क्लोराइड आ जाएगा, फिर उसके बाद में D के बाद आ जाएगा C। देन उसके बाद आप देखिए इसमें सबसे कार्बोकैटायन बना लो ना, इससे ये कार्बोकैटायन बनेगा। SN1 देख रहे हैं तो सिंपल आपको क्या बनाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। ठीक है, यहां से बना लेंगे कार्बोकैटायन, और इसमें ये वाला बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और इसमें ये वाला विनाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। देन उसके बाद में कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। फिर कौन आएगा, फिर जब उसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद में आ जाएगा E। देन उसके बाद में फिर आ जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन B। फिर कौन आएगा, फिर F आ जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और विनाइल जो कार्बोकैटायन है सबसे लेस स्टेबल है, तो सबसे लेस स्टेबल होने के कारण इसकी SN1 रिएक्टिविटी का मान भी क्या आएगा, सबसे कम आएगा। इसकी SN1 रिएक्टिविटी का मान सबसे कम, यानी A सबसे कम आएगा। अच्छा, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इन सवालों में ना, कि जो SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा कर दो SN2 की रिएक्टिविटी, कि भाई SN2 की जो रिएक्टिविटी वगैरह है वो और क्राउडिंग की क्या होती है, इनवर्सली होती है। लेकिन बेटा ये ऐसे गलत हो जाएगा ऐसे आप करोगे तो, क्योंकि इसमें ना ये आपको स्पेशली जो बेंजाइल क्लोराइड और इसको एलाइल जो क्लोराइड है इसको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसको रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए उनका SN2 भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो है क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, सब ज्यादा फिर किसका होगा, D का ही सबसे ज्यादा होगा। देन उसके बाद में कौन आएगा, C आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं यहां पर, हाँ इनमें आप और क्राउडिंग वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। ये क्या है हमारे पास, देखो ये 2 डिग्री हैलाइड है, और ये वाला 3 डिग्री हैलाइड है, और ये वाला क्या है, ये 1 डिग्री हैलाइड है। तो इनमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, फिर 1 डिग्री आगे आ जाएगा। देन उसके बाद में 2 डिग्री यानी कि B आ जाएगा, और फिर कौन आएगा, 3 डिग्री E आ जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, इसमें ये वाला आएगा, इसमें ये सबसे लेस स्टेबल होता है, सबसे लास्ट में E आएगा। तो ये है बेटा इसमें SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और ये वाला था SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक ठाक, क्योंकि इसमें देखो SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी के ऊपर है, काफी सवाल है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे JEE का एग्जाम हो। ठीक है बेटा, तो थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट इसमें लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। चलो देखते हैं, फिर और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए तब तक इसको। ठीक है, चलो हेलो बच्चों, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है NSR पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है एक, ये आपके सामने है, एक 2 डिग्री टाइप का एक हैलाइड आपको दे रखा है। इसकी रिएक्शन एक्वस AgNO3 के साथ में करा रहा है। यहां में पूछा गया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट इसमें बात कर रहे हैं। देखिए इसमें ये पक्की बात है इसमें कि यहाँ पर है NSR होगी इसके अंदर, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें मैकेनिज्म SN1 होगी या SN2 होगी। तो उसके लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि
अब बेसिक आइडिया मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा। मान लो कि 1 डिग्री या मतलब एनएसआर की बात कर रहे हैं ना, एनएसआर इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में जब भी हम एनएसआर की बात करते हैं तो मान लिया 1 डिग्री 2 डिग्री हेलाइड है, 1 डिग्री 2 डिग्री हेलाइड है, हैविंग प्राइमरी या फिर सेकेंडरी बीटा कार्बन, प्राइमरी या सेकेंडरी बीटा कार्बन। देन उस केस में हम बोलते हैं मैकेनिज्म कौन सी लगेगी, SN2 मैकेनिज्म लगेगी यहाँ पे, है ना। तो मैकेनिज्म का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि SN1 SN2 दोनों आइडेंटिफाई करोगे तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे आप लोग, ठीक है। और मान लिया कि 1 डिग्री और ये जो 2 डिग्री हैलाइड है, इसके पास में प्राइमरी की जगह आ जाए यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी की जगह आ जाए यहाँ पे टर्सरी, ठीक है ना, टर्सरी या फिर क्वार्टरनरी, ठीक है। टर्सरी या क्वार्टनरी यदि मान लो बीटा कार्बन आता है इस वाले केस में, तो हम यहाँ बोल देंगे इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगा, ठीक है। और यदि मान लो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड की जगह यहाँ पे सपोज करो 3 डिग्री हैलाइड हमारे पास आता है, तो 3 डिग्री हैलाइड में ओनली मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है, SN1, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। चलिए आइए देखते हैं इसको। ये 2 डिग्री हैलाइड है, आपको 2 डिग्री हैलाइड दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 2 डिग्री हैलाइड है, देखिए इसका जो बीटा कार्बन है, देखिए इसमें जो बीटा कार्बन है ना, टर्सरी या क्वार्टनरी में से आ रहा है, तो इसमें देखो बीटा जो कार्बन है, ये देखो इससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, ये अल्फा, सॉरी ये तो अल्फा, और ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा, और ये भी बीटा। तो देखो बीटा कार्बन ये वाला इसमें कितना डिग्री प्रेजेंट है, 3 डिग्री बीटा कार्बन प्रेजेंट है ये वाला। तो 3 डिग्री यदि बीटा कार्बन, 3 डिग्री का मतलब है तो टर्सरी, 3 डिग्री बोल दो या फिर इसको टर्सरी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो टर्सरी बीटा कार्बन, इसका मतलब मैकेनिज्म इसमें पक्का कौन सा फॉलो होगा, SN1 फॉलो होगा। और SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां से कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि Br माइनस है वो यहां से निकल जाएगा, Br माइनस यहां से देखो Ag प्लस के साथ में निकल जाएगा, तो क्या बना देगा, AgBr करके ये तो निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। बाकी यहाँ पे हमारे पास में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इसमें बनता है, ठीक है बेटा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला। अब जो बना हुआ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो हम ये जानते हैं SN1 मैकेनिज्म के अंदर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट कर लेगा। तो यदि हम लोग यहां से हम लोग हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर देते हैं, इसमें हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दो, इसमें 1 2 के बीच में क्या करा दो आप लोग, देखो इस हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा देते हैं 1 2 कार्बन के बीच में। जैसे ही हम लोग इसमें 1 2 हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराते हैं, देखिए 1 2 कार्बन के बीच में 1 2, जैसे ही हम लोग हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कराएंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है वो ये बन जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, इसमें यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये कार्बोकेटाइन क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री के कंपेयर, इसलिए यहाँ पर ये क्या कर लेगा, शिफ्टिंग कर लेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर लेगा। अब ये बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है, इसमें फाइनली यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल है, वो आकर के यहाँ पे अटैक करता है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी इसमें देखो एक्वस मीडियम क्या दे रखा है, एक्वस दिया गया है इसके ऊपर, एक्वस मीडियम में मतलब यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर भी एज इसमें, अरे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कौन अटैक करेगा, इसमें वाटर करेगा। लेकिन साथ में यहाँ पे खुद देखिए ना, इसमें NO3 माइनस भी है, ठीक है। ये नाइट्रेट आयन भी इसमें प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रेट आयन एज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पानी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पानी इसको क्या करेगा, इसको बल्कि बना देगा। ये क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, बल्कि ड्यू टू हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये बल्कि हो जाएगा। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बेटा जी ये वाला अटैक नहीं करने वाला, इसमें कौन जाएगा इसमें अटैक करने के लिए, पानी खुद जाएगा यहाँ पे अटैक के लिए। तो पानी इसमें अटैक करेगा, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल पानी, अब पानी जो होता है एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पूरा ही अटैक कर जाता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जैसे अटैक करेगा तो एक्चुअली में क्या बनाएगा, कुछ इस तरीके से बनाएगा। देखिए पानी यहाँ पे अटैक करेगा, अपना ऑक्सीजन लॉन पेयर के थ्रू अटैक करता है वैसे, ठीक है ना। अब एक लॉन पेयर अभी प्रेजेंट है, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फाइनली क्या करेगा यहाँ पे, यहां से तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे वो दिख नहीं रहा हो। तो फाइनली फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप है इसके ऊपर जुड़ जाएगा इस तरीके से। यहाँ तो पानी है एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पूरा मॉलिक्यूल अटैक करता है, बट फाइनली जुड़ता है पानी से कौन, न्यूक्लियोफाइल पार्ट OH ही जुड़ता है। तो फाइनली ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला इस तरीके से।
अच्छा सवाल है। देखो एनएसआर का पक्की बात है, नीट एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो, एनएसआर के ऊपर 1 से 2 सवाल हर बार एग्जाम पे आते हैं। SN1 और SN2 पे बेस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन है कंसेप्चुअल होता है, ऐसे सीधा सीधा सवाल नहीं पूछेगा आपसे जो कि लाइक आपको ना ये भी उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई SN1 मैकेनिज्म लग रही है, फिर SN2 लग रही है ना, और फिर उसके बाद में आपको कंसेप्ट लगाने हैं, तो इस तरीके से सवाल को सोल्व करना है। थोड़ा बहुत इसमें रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट भी डाल देगा ना, तो थोड़े से आजकल क्या है क्वेश्चन जो है थोड़े से सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, आजकल थोड़े से अप्लाइड सवाल आते हैं ना, जिसमें मैकेनिज्म वगैरह भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, हाँ करिए इसको, नोट कर लीजिए, बाकी फिर और देखते हैं आगे और क्वेश्चन। हेलो बच्चों नमस्कार, आज हम एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी गैस का जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगा, नन ऑफ दी जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू फ्लोट हम लोग जानते हैं जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, Q + W के बराबर होता है, यानी ये फ्लोट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फ्लोट, ये हम जानते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हमें एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज है वो क्या होता है, इसमें 0 होता है, ठीक है ना, क्यू का मान क्या आएगा, इसमें 0 आ जाएगा हीट एक्सचेंज। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्यू किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया एक्सपेंशन की बात कर रहा है ना, एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो केमिस्ट्री में जो हमें एक्सपेंशन का जो वर्क होता है वो हमेशा किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, और जो कंप्रेशन वाला जो वर्क होता है वो किस में आता है, पॉजिटिव आता है। जबकि यही साइन कन्वेंशन जो है फिजिक्स में जस्ट हम अपोजिट लेते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे W है वो क्या देगा, एक्सपेंशन वर्क की बात कर रहा है ना, तो W इसमें आएगा नेगेटिव। ठीक है, W किस में आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज यदि नेगेटिव आ रहा है तो हम इसमें बोल देंगे कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा इस वाले केस। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक अदर फॉर्म में पूछा जा सकता था कि यदि एडियाबेटिक एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन की यदि बात करता है, देन उस केस में क्योंकि कंप्रेशन में जो वर्क आता है वो क्या आता है, हमारा पॉजिटिव वर्क लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वर्क वहां पे यदि पॉजिटिव होगा तो देन उस केस में इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सवाल जो है दोनों तरीके से पूछा जाता है, बहुत बार है नीट और जेई के जो एग्जाम्स है उसमें काफी टाइम ये पूछा गया ये सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात कर रहा है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव होने की वजह से टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इसका सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको।